हाय गाइस, आज हम लोग देखेंगे EJS टेम्पलेट इंजन। EJS का फुल फॉर्म होता है एम्बेडेड जावास्क्रिप्ट। ये एक सिंपल टेम्पलेटिंग लैंग्वेज है जो कि जनरेट करता है HTML मार्कअप विद प्लेन जावास्क्रिप्ट। इसके एडवांटेजेस हैं, इसका कंपाइलेशन और रेंडरिंग फास्ट है। इसमें सिंपल टेम्पलेट टैग्स होते हैं, जैसे कि ओपनिंग टैग में एंगल ब्रैकेट % लिखते हैं और क्लोजिंग टैग में % एंगल ब्रैकेट लिखते हैं। अगर आप ये नहीं लिखना चाहते हैं, आपको अगर अपना जो टैग है, जो डिलीमीटर्स होते हैं, उसको आप चेंज करना चाहते हैं, उसको आप कस्टमाइज़ कर सकते हैं। इसमें आप सब टेम्पलेट इंक्लूड्स यानी कि सब टेम्पलेट का फीचर भी इसमें प्रोवाइड किया गया है। इसमें CLI भी है और ये बोथ सर्वर जेएस एंड ब्राउज़र दोनों को सपोर्ट करता है। आप स्टैटिक कैशिंग ऑफ इंटरमीडिएट जावास्क्रिप्ट भी कर सकते हैं, स्टैटिक कैशिंग ऑफ टेम्पलेट्स भी कर सकते हैं, कंपाइल विथ एक्सप्रेस व्यू सिस्टम। तो ये सारे एडवांटेजेस हैं EJS के। EJS एक टेम्पलेटिंग इंजन है, याद रखिएगा इसको। अभी इसमें EJS टेम्पलेटिंग इंजन में हम लोग जो पहला देखेंगे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकली, वह देखेंगे डिस्प्लेइंग डेटा। मान लीजिए कि हमारे व्यू में कोई डेटा आता है जो कि वेरिएबल के रूप में आ रहा है, उस वेरिएबल में क्या वैल्यू वो मुझे दिखाना है वेब पेज में। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर यूज़ करेंगे एंगल ब्रैकेट % इक्वल, और इसके बीच में हम लोग वेरिएबल लिखते हैं, फिर हम लोग इसको क्लोज करते हैं क्लोजिंग टैग से, जो कि है % एंगल ब्रैकेट। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, कुछ इस तरीके से आपको लिखना होता है एंगल ब्रैकेट % इक्वल, और यहाँ पर वेरिएबल लिखा नेम में भी कोई वैल्यू होगा, जैसे सोनम हो गया, राहुल हो गया, कोई वैल्यू होगा वह, तो उस वेरिएबल को हमने लिखा, फिर इसको हमने क्लोज किया % इक्वल से। तो इसमें जो भी वैल्यू होगा वह वैल्यू आपको रेंडर होकर आपके वेब पेज में दिखाई देगा। तो डिस्प्लेइंग डेटा, जो भी डेटा पास किया जाएगा व्यू में, उसको अगर आपको दिखाना हो तो उसके लिए हम लोग इस तरीके का सिंटैक्स यूज़ करेंगे, ये टैग्स यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिए। और दूसरा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कमेंट। तो कमेंट कैसे आप करेंगे वह यहाँ पर दिया गया है कि कमेंट लिखने के लिए आपका जो सेंटेक्स बनेगा वह बनेगा एंगल ब्रैकेट % हैज़ देना है, फिर आप यहाँ पर जो भी कमेंट लिखना चाहे लिख सकते हैं, फिर इसको क्लोज करना है क्लोजिंग टैग % एंगल ब्रैकेट से। EJS अलाउज यू टू डिफाइन कमेंट्स इन योर व्यू। आप EJS का यूज़ करके कमेंट्स भी डिफाइन कर सकते हैं। हाउएवर अनलाइक HTML कमेंट्स, EJS कमेंट्स आर नॉट इंक्लूडेड इन HTML रिटर्न बाय एप्लीकेशन। तो ये HTML में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। जो भी EJS कमेंट होगा आपका, वह EJS कमेंट HTML में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। इसका क्या मीनिंग होता है प्रैक्टिकली जब देखेंगे तब मैं आपको दिखा दूंगा। तो पहले हम लोग इतना देखते हैं, इसके बाद हमें आगे और भी कॉन्सेप्ट देखने हैं बहुत अच्छे अच्छे। इसमें हमें देखना है इफ़, फिर कंडीशनल कौन कौन सा हो सकता है, फिर लूप क्या होगा, फंक्शन को कॉल कैसे करेंगे व्यू में से, वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। ये EJS का कंप्लीट वीडियो है, इसमें आपको EJS टेम्पलेटिंग इंजन के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। जितनी ज़रूरत है उतनी सारी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। तो इतना लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। पहले हम लोग प्रोजेक्ट सेटअप करेंगे, फिर ये दो एग्जांपल्स देखेंगे, दो प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हम लोग करेंगे। लास्ट टाइम हमने CH12 देखा था, इस बार हम लोग CH13 एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, प्रोजेक्ट फोल्डर, और इस पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं जो कि हमारा मेन फाइल होगा, जो कि हमारा app.js के नाम से होगा। वैसे किसी भी नाम से यही हो सकता है, पर हम लोग नॉर्मली app.js के नाम से इसको बनाते हैं। अब इसके अंदर चलते हैं, CD CH13 के अंदर चलते हैं, और यहाँ पर हमें एक पैकेज डेस्टिनेशन फाइल क्रिएट करना है। तो उसके लिए npm init-y लिखेंगे, और ये हमें हमारे लिए एक पैकेज डेस्टिनेशन फाइल हमें क्रिएट करके दे देगा। अब हमें इसमें यूज़ करना है ES6, जो जावास्क्रिप्ट ES6 मॉड्यूल होता है उसको यूज़ करना है। तो हम लोग इसमें टाइप मॉड्यूल ये मेंशन कर देते हैं, इसको सेव करते हैं, और हमें कुछ ये इंस्टॉल करनी पड़ेगी, जैसे कि एक्सप्रेस हमारा इंस्टॉल नहीं है, फिर नोडमोन भी हमें इंस्टॉल करना है, फिर हम लोग EJS यूज़ कर रहे हैं तो EJS भी हमें इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो सारी चीज़ हम लोग इंस्टॉल कर लेते हैं। इसको क्लोज़ करता हूँ। यहाँ पर मैंने कमांड्स पहले से लिख के रखा हुआ है। देखिए, एक्सप्रेस इंस्टॉल करने के लिए ये लिखना है, इसको कॉपी किया, पेस्ट किया, इंटरनेट आपके पास अवेलेबल रहना चाहिए, इंटर प्रेस किया, इंटरनेट है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए इंस्टॉल हो गया हमारा। जैसे किसी नोडमोन को भी इंस्टॉल कर लेते हैं, इसको भी कॉपी किया, पेस्ट किया और इंटर प्रेस किया, हमारा ये भी हो जाएगा इंस्टॉल। उसके बाद हम लोग इन EJS को करेंगे, इसको भी कॉपी करके मैंने रख लिया, और ये जैसे हमारा कंप्लीट होता है इसको पेस्ट करेंगे, इंटर प्रेस करेंगे, और हमारा एक्सप्रेस भी इंस्टॉल हो गया, नोडमोन भी और EJS भी। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कहाँ पर ये मिलेगा, कैसे वेरीफाई करेंगे इसको। देखिए EJS इंस्टॉल हो गया तो हमें यहाँ डिपेंडेंसी में दिखाई देता है, एक्सप्रेस में डिपेंडेंसी में दिखाई दे रहा है, और टैब डिपेंडेंसी में हमने इंस्टॉल किया था नोडमोन को, तो ये हमें दिखाई देता है। स्क्रिप्ट में चेंज कर देता हूँ, इसका डेव कर देते हैं, और डेव करने पर ये रन करेगा कि इसको नोडमोन, और ऐप हमारा यहाँ पर क्या है, जो हमारा मेन फाइल है app.js, वह उसका नाम हमने लिखा हुआ है। तो बस इतना ही यहाँ पर आपको करना है। इसको क्लोज करते हैं, और ये जो बेसिक सा हमारा कोड है इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। हम लोग प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे, तो हम लोगों को
जरूरत पड़ेगी कंट्रोलर फोल्डर की, तो कंट्रोलर बनाने के लिए तो कंट्रोलर नाम का एक फ़ोल्डर यहाँ पर क्रिएट कर लेते हैं, कंट्रोलर्स। इस तरीके से रूट हम लोग अलग फोल्डर में रखेंगे, तो रूट्स नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, रूट्स। उसी तरीके से व्यूज़ हमारा एक अलग फोल्डर में होगा, तो यहाँ पर व्यूज़ नाम से एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। बस अभी के लिए इतना ही, ज़रूरत पड़ेगी तो बाद में और भी सारी चीज़ें करेंगे। हमें क्या करना है, हमें देखिए पहले एक सिंपल से हम लोग एक प्रोजेक्ट बनाते हैं जिसमें हम लोग सिंपल से एक HTML सिर्फ रेंडर होगा। उसके बाद में आपको उसमें EJS के जो सिंटैक्स होते हैं, वेरिएबल को प्रिंट करना कैसे है, कमेंट्स कैसे लिखना है, इफ़ कैसे यूज़ करना है, वो दिखाऊंगा। तो देखिए अभी सिंपल सा है कि इसको रहने देते हैं। अभी हमें कंट्रोलर पहले बनाना है, तो कंट्रोलर में आते हैं, राइट क्लिक करते हैं और एक होम कंट्रोलर.js नाम से एक फ़ाइल बनाया। यहाँ पर हमें अपना कंट्रोलर बनाना है। कंट्रोलर बनाने के लिए कॉन्स्ट होम कंट्रोलर नाम रखते हैं, पर इसे आप नाम कुछ भी रख सकते हैं, बट होम कंट्रोलर है तो होम कंट्रोलर लिखा, इक्वल REQ रिक्वेस्ट ऑब्जेक्ट, रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट RES, यहाँ पर एरो फंक्शन का यूज़ करें तो एरो लिखा, RES डॉट रेंडर लिखेंगे बिकॉज ये रेंडर करेगा, और हमारा व्यू जो भी होगा वो हम लोग यहाँ पर मेंशन करेंगे। हमने क्रिएट नहीं किया इसलिए इसको लिखा हुआ नहीं है। तो होम कंट्रोल हमने बना लिया, इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा, तो एक्सपोर्ट कर लेते हैं। एक्सपोर्ट, इसको नेम्ड एक्सपोर्ट कर दें, तो इसके अंदर हम लिखना पड़ेगा होम कंट्रोलर, सेव कर देते हैं। ये कंट्रोलर हमारा तैयार है, ठीक है। अभी इस कंट्रोलर के लिए हमें बनाना पड़ेगा रूट, तो रूट्स में आते हैं यहाँ पर, और यहाँ पर web.js लिख देता हूँ मैं, और एक रूट हम लोग यहाँ पर अभी बनाएंगे। रूट बनाने के लिए हमें जरूरत पड़ेगी एक्सप्रेस की, तो हमने इसको इंपोर्ट किया, हमने राउटर एक ऑब्जेक्ट बना लिया एक्सप्रेस डॉट राउटर से, और हमने होम कंट्रोल को भी यहाँ पर इंपोर्ट कर लिया। उसके बाद हम लोग यहाँ पर अपना डिफाइन करेंगे रूट। उसके लिए राउटर ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, डॉट गेट मेथड लगाएंगे, यहाँ पर हमारा रिक्वेस्ट मेथड गेट होगा, और किस पे हिट होने पर, रूट पे हिट होने पर, कीजिएगा रूट पे हिट होने पर हमारा क्या चलेगा, होम कंट्रोलर। तो ये हमने लिख दिया। इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा राउटर ऑब्जेक्ट को, तो एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट करेंगे हम लोग राउटर ऑब्जेक्ट को, जिसको कि हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, ये डॉट नहीं या कॉमा होगा, इसको हमें मेंशन करना पड़ेगा कहाँ पर, ये मेंशन करना पड़ेगा app.js में, यहाँ पर, यानी कि लोड करवाना पड़ेगा। तो उसको भी करवा लेते हैं। इसे हमें लोड करवाना है यहाँ पर, तो पहले इसको इंपोर्ट करना पड़ेगा, इंपोर्ट कर लिया हमने, फिर इसको लोड करवाते हैं। तो लोड रूट्स को लोड किया, तो app.use लिखेंगे, उसके बाद यहाँ पर हमारा स्लैश हो जाएगा, और किसको लोड करवाना है, वेब को, तो वेब यहाँ पर लिख दिया। जो हमने इंपोर्ट किया था उसको हमने यहाँ पर लोड करवाने के लिए लिख दिया। अभी चूँकि हम लोग EJS यूज़ कर रहे हैं, तो टेम्पलेट इंजन यहाँ पर हमें मेंशन करना पड़ेगा, सेट टेम्पलेट इंजन, तो उसको सेट करने के लिए आप app.set ये यूज़ करते हैं, और यहाँ पर आप लिखते हैं व्यू इंजन लिखा, और कौन सा व्यू इंजन हम लोग यूज़ कर रहे हैं, EJS, तो ये मैंने लिख दिया, यहाँ पर मेंशन कर दिया। तो ये कुछ चीज़ें हमें सेटअप करनी पड़ती है, ये सारी चीज़ें हमने कर ली। अभी कोई अगर इस रूट पे हिट करेगा तो ये इसको लोड करेगा, और इस चीज़ से ये होम कंट्रोलर चलेगा, और हमारा ये रन होगा, और ये रेंडर करेगा एक व्यू को, जिसको हमने बनाया नहीं है, बना लेते हैं। यहाँ पर व्यू में आते हैं, राइट क्लिक, यहाँ पर index.ejs लिखेंगे, और एक बेसिक सा कोड यहाँ पर आप लिख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ होम पेज, इसको सेव कर दिया, और ये हमें इंडेक्स यहाँ पर मेंशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आइए इंडेक्स, बस इसको सेव कर दीजिए। अब सब कुछ सही तरीके से हमारा काम करना चाहिए। इसको हम लोग रन करेंगे, npm रन डेव लिख कर। अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो इस जगह पर हमें होम पेज दिखाई देगा, जो कि हमें दिखाई दे रहा है। तो अभी हमारा ये EJS कैसे अब चलाते हैं वो सारी चीज़ें हमने यहाँ पर देखी। अब देखिए पहला एग्जांपल हमारा, जिसमें हम देखेंगे डिस्प्लेइंग डेटा, या फिर डिस्प्लेइंग डेटा मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो इस web.js का कोई काम नहीं है, app.js का कोई काम नहीं, दोनों को मैंने क्लोज कर दिया, और हमारा सिर्फ काम रहेगा इसमें होम डॉट कंट्रोलर में, इस वाले में, जो कि डेटा यहाँ से हम लोग भेजेंगे, और एक काम रहेगा व्यू में, जो कि index.ejs रहेगा। तो यहाँ पर मैं पहले ये होम पेज लिखने के बजाय यहाँ पर लिख देता हूँ एक मीनिंगफुल टेक्स्ट, लेता हूँ EJS टेम्पलेट इंजन। इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें ये दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। चलिए हम लोग पहला एग्जांपल क्या है, डिस्प्लेइंग डेटा। तो डिस्प्लेइंग डेटा हमारा आएगा तभी तो डिस्प्ले होगा, तो डेटा हम लोग यहाँ से पास करते हैं। एक तो यहाँ से आप पास कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जैसे मैंने यहाँ पर लिख दिया नेम, और इसका वैल्यू हम लोग यहाँ पर लिखेंगे सोनम। ये हमने लिख दिया, सेव किया। ये वेरिएबल है हमारा, जो कि पास होगा यहाँ पर इस व्यू में। यहाँ जो भी व्यू लिखेंगे आप, जैसे ये जो हमारा है, ये लोकल्स पास हो जाएगा इस इंडेक्स व्यू में, और इस इंडेक्स व्यू में इसको हम लोग यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करेंगे कैसे, जब आप EJS टेम्पलेट इंजन यूज़ कर रहे होते हैं और आप डेटा इस तरीके से पास कर रहे होते हैं, तो आप कैसे उसको एक्सेस करेंगे वेरिएबल को, वह मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर आते हैं और एक H1 यहाँ पर बनाते हैं, और इसी के अंदर मैं आपको सारी चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है। जो भी हमारा एग्जाम्पल रहेगा
इस H1 के अंदर ताकि हमारा बड़ा बड़ा दिखाई दे। वेरिएबल को डिस्प्ले करने के लिए आपको क्या करना है, एंगल ब्रैकेट परसेंट फिर इक्वल फिर परसेंट और एंगल ब्रैकेट, ये ओपनिंग हो गया और ये क्लोजिंग हो गया। ये हमारा ओपनिंग हो गया, वेरिएबल को जब दिखाना होता है उस केस में ये हमारा ओपनिंग हो गया और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। इसको आप साथ में लिख सकते हैं, इतना डिस्टेंस नहीं कर सकता नहीं है, बस मैंने आपको दिखाने के लिए लिखा हुआ। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच में आपको उस वेरिएबल का नाम लिखना है। तो हमारा वेरिएबल का नाम है यहाँ पर नेम, तो मैं यहाँ पर नेम लिख देता हूँ और इसको करते हैं सेव। सेव करने के बाद अगर हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे तो सोनम जो कि उसका वैल्यू होगा हमें यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बहुत ही अच्छा। अब इसको ऐसे लिखने के बजाय यहाँ पर डायरेक्टली लिखने के बजाय हम लोग इसको एक वेरिएबल में यहाँ पर असाइन करके फिर वैसे पास करेंगे, तो वैसा भी हम लोग कर सकते हैं। मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने लिखा कॉन्स्ट डेटा इक्वल कर्ली ओपन कर्ली क्लोज और यहाँ पर हम लोग नेम लिखेंगे। ये कॉट के अंदर में लिखना होता है, नेम लिखा और यहाँ पर लिख देंगे सोनम। फिर हमें ये यहाँ पर नहीं लिखना, यहाँ पर ये लिखने के बजाय सिंपली डेटा लिख देंगे। ठीक है, तो वही मैंने किया, बस मैंने यहाँ पर एक वेरिएबल में डालकर इसको किया हुआ है और पिछली बार मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया हुआ था। ये ज़्यादा बेटर तरीका है। आप इसको इस तरीके से रखिए किसी वेरिएबल में, फिर आप इसको भेजिए, तो ये अभी भी सही तरीके से काम करेगा। हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पर देखिए हमारा सोनम अभी भी यहाँ पर आ रहा है और ये बहुत ही बढ़िया तरीके से हमारा काम कर रहा है। तो ये था डिस्प्लेइंग वेरिएबल डेटा, उसके बारे में जानकारी। तो सिंटेक्स याद रखिएगा ताकि आप कोई वेरिएबल यहाँ पर डिस्प्ले कर सकें। अभी कोई वेरिएबल अगर आपको क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, जैसे कि मैं यहाँ पर एक वेरिएबल क्रिएट करना चाहता हूँ, क्रिएटिंग वेरिएबल या फिर क्रिएटिंग एंड इनिशियलाइजिंग वेरिएबल, तो कैसे करेंगे। उसके लिए आपको सिंपली परसेंट और इक्वल, मतलब ये ओपनिंग और ये क्लोजिंग देना है। इसमें इक्वल नहीं देना होता है, आप सिंपली एंगल ब्रैकेट परसेंटेज लिखते हैं, फिर परसेंटेज एंगल ब्रैकेट लिखते हैं क्लोजिंग के लिए, और यहाँ पर जैसे मर्जी वैसे कोड आप लिख सकते हैं। जैसे मुझे वेर आई इक्वल लिखना है, मान लीजिए 10, तो यहाँ सेमीकोलन दे देना। तो ये मेरा एक वेरिएबल बन गया आई, जिसमें वैल्यू है 10। अब मैं इसको डिस्प्ले कर सकता हूँ या फिर जो मर्जी हुआ कर सकता हूँ। इसे डिस्प्ले करने की अगर मैं बात करूँ तो मुझे अगर डिस्प्ले करना है तो वापस से इसको कॉपी करते हैं यहाँ इसको नीचे, और यहाँ पर चूँकि एक वेरिएबल है आई हमारा यहाँ, तो आपको यहाँ पर ये आई लिख देना, तो सेव कर दीजिए। अभी चूँकि ये डिस्प्ले करने का है तो इसका सिंटेक्स होगा एंगल ब्रैकेट परसेंट और इक्वल। तो डिस्प्ले करने के लिए आपको ये लिखना पड़ता है, इसका ओपनिंग टैग, ये ध्यान में रखिए। इसको सेव कर दें। सेव करने के बाद यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें 10 दिखाई देता है। तो ये हो गया डिस्प्ले करने का। और वेरिएबल कोई क्रिएट करना हो तो कैसे क्रिएट करेंगे, कोई भी कोड लिखना हो आपको तो आप इसके अंदर में लिख सकते हैं। जैसे मैंने ये वेरिएबल क्रिएट करने का एक कोड लिखा हो, ऐसा नहीं कि इसके अंदर में सिर्फ एक वेरिएबल ही क्रिएट किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। इसके अंदर आप मोस्ट ऑफ द कोड आप लिख सकते हैं जावास्क्रिप्ट का, इन दोनों डेलीमीटर्स के दरमियान या फिर डेलीमीटर के बीच में। तो यहाँ तक तो हो गया। अभी मैं आपको कमेंट दिखाने वाला हूँ। कमेंट्स कैसे आप यहाँ पर करते हैं, तो हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं कमेंट और इसको कर देते हैं सेव। कमेंट कैसे लिखते हैं EJS में वह देखिए। कमेंट लिखने के लिए आपको एंगल ब्रैकेट परसेंट और हैश लिखना होता है, फिर इसको बंद हम लोग करेंगे परसेंट और एंगल ब्रैकेट से, इस तरीके से। तो बस अब यहाँ पर कमेंट लिखिए। मैंने इतना बड़ा कमेंट लिखा, आप देख सकते हैं कमेंट विल नॉट बी प्रेजेंट इन दी रेंडर्ड HTML। अब देखिए कि EJS का जो कमेंट होता है वो रेंडर नहीं होता है HTML में, HTML को दिखेगा नहीं। लेकिन ये जो हमारा HTML का नॉर्मल कमेंट है, ये हमारा HTML का नॉर्मल कमेंट है, ये भी हमारा HTML का नॉर्मल कमेंट है, ये भी HTML का नॉर्मल कमेंट है और ये भी HTML का नॉर्मल कमेंट है। ये सारे कमेंट्स आपको दिखाई देंगे वेब पेज में, बट वेब पेज मीन्स सोर्स कोड में आपको दिखाई देगा HTML में। लेकिन ये जो कमेंट है जो कि EJS में आपने लिखा है ये आपको दिखाई नहीं देगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद ये इसको रिफ्रेश करते हैं। रिफ्रेश करने पर यहाँ पर तो कोई भी सभी कमेंट नहीं दिखाई देगा, ना तो HTML का कमेंट दिखाई देगा ये सब, और ना ही EJS का कमेंट दिखाई देगा। तो कोई भी कमेंट यहाँ पर रेंडर होकर आपको दिखाई नहीं देता है। लेकिन अगर आप इसको व्यू करेंगे पेज सोर्स में, तो यहाँ पर अगर देखिए आपको HTML का जो कमेंट होता है यहाँ पर आपको दिखाई देता है व्यू पेज सोर्स करने पर, लेकिन जो EJS का कमेंट होता है वह कमेंट है मगर फिर भी यहाँ पर आपको दिखाई नहीं देगा। ओके, तो ये ध्यान में रखना। चलिए इसको क्लोज करते हैं और वापस से थ्योरी में आते हैं, देखते हैं आगे का हमारा क्या क्या सिंटेक्स है। कमेंट तक का हमने थ्योरी देखा था, कमेंट तक का हमने यहाँ पर प्रैक्टिकल भी देख लिया। अभी हम लोग इफ़ देखने वाले हैं। तो इफ़ इवेलुएट्स अ वेरिएबल एंड इफ़ दैट वेरिएबल इज़ ट्रू, एग्जिस्ट इज़ नॉट एम्प्टी एंड इज़ नॉट अ फॉल्स बूलियन वैल्यू। अगर वो ट्रू होता है तो उस केस में वो इवेलुएट्स करके आपको दिखाएगा, मतलब वेरिएबल को इवेलुएट करेगा और उसके अंदर का कोड दिखाएगा अगर वह ट्रू होता है, वो वेरिएबल ट्रू होता है। तो अगर वेरिएबल इवेलुएट्स होता है तो वह ट्रू हो जाएगा, इतना भी समझिए। एग्जांपल देखिएगा तो और अच्छे समझ में आएगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा, इसका बस सिंटेक्स आपको ध्यान में रखना है। हमने एंगल ब्रैकेट लिखा है परसेंट ओपनिंग के लिए,
फिर हमने इफ़ लिखा, फिर वेरिएबल जो भी हमारा होगा वह, अगर वेरिएबल है तो ट्रू रिटर्न करेगा, और रिटर्न करेगा तो इसके अंदर का कोड हमारा एग्जीक्यूट होगा। बट इसको लिखने का जो तरीका है, जो सेंटेक्स है EJS का, उसको बस आपको पकड़ के रखना है। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिखा इफ़ नेम, नेम अगर कोई वेरिएबल है हमारा तो उस केस में, और उसमें कोई वैल्यू है तो उस केस में हमारा ये इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, वरना नहीं होगा, ये कह रहा है। तो इसमें को ध्यान रखना है कि कहाँ पर हम लोग ओपनिंग टैग लिख रहे हैं, कहाँ पर हम लोग क्लोजिंग टैग लिख रहे हैं और किस तरीके से लिख रहे हैं, ये बस आपको ध्यान में रखना होता है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिएगा तो आप ये आसानी से काम कर पाएंगे। हम लोग इसको करते हैं क्लोज, और मैं आपको ये दिखाता हूँ। ये इफ़ हो गया हमारा। अभी इफ़ में हम लोग अपना जो सिंटेक्स उसको लिखेंगे, तो ओपनिंग टैग के लिए एंगल ब्रैकेट और परसेंट ये लिखना है। फिर यहाँ पर जो भी आप जो भी आप कोड लिखना चाहें EJS का वो लिख सकते हैं। जैसे मैं इफ़ लिखता हूँ, इफ़, और मेरे वेरिएबल में मेरे पास अभी नेम है तो मैंने नेम का यूज़ किया। उसके बाद इफ़ का जो ब्लॉक बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, कर्ली। तो कर्ली ओपनिंग लिखा, कर्ली ओपनिंग। अब यहाँ तक का हमारा कोड रहेगा EJS का। अब नीचे क्या कोड रहेगा वो हमें पता नहीं, बिकॉज नीचे कुछ भी हो सकता है, टेक्स्ट भी हो सकता है, नॉर्मल HTML का टैग भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसको हमें यहाँ पर क्लोज करना पड़ेगा। अगर PHP आप लोगों ने पढ़ा होगा तो ये आपको ईजिली समझ में आएगा। PHP में हम लोग ऐसे ही कर दें, ओपनिंग टैग, क्लोजिंग टैग। ये हम लोग क्या कर रहे हैं, HTML के अंदर में हम लोग लिख रहे हैं EJS। तो हम लोग ये हमें लिख दिया। अभी अगर ये इफ़ हमारा ट्रू होता है तो हमें इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा। इफ़ को हमने बंद नहीं किया, ये जो हमने ओपन किया यहाँ पर कर्ली को बंद भी करना पड़ेगा। तो बंद करने के लिए हम लोग ओपनिंग फिर से ये लिखेंगे, फिर क्लोजिंग कर्ली लिखेंगे, और इसको हम लोग बंद कर देंगे कुछ इस तरीके से। तो ये हमने लिख दिया। ये हमारा ओपनिंग हो गया पूरा का पूरा, और ये हमारा क्लोजिंग हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, सिंटेक्स कंफ्यूज करता है लोगों को शुरू में, इसलिए मैं आपको थोड़ा जोर देकर बता रहा हूँ। ये ओपनिंग परसेंट यहाँ पर लिखना है, ओपनिंग एंगल मतलब ओपनिंग टैग में एंगल ब्रैकेट और परसेंट लिखना है। फिर आपको अपना कोड लिखना है, जो भी आप कोड आप लिखना चाहते हैं। उसके बाद इसको क्लोज कर देना है। ध्यान रखिए यहाँ पर कर्ली ओपन है, यानी कि इसके अंदर में हम लोग एक ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट यहाँ पर लिख सकते हैं। तो इस ओपनिंग को क्लोज भी करना पड़ेगा कर्ली को, तो हम लोग यहाँ पर कर्ली को क्लोज कर रहे हैं। चूँकि ये कर्ली पार्ट है EJS का, तो उसको लिखने के लिए हमें ये टैग यूज़ करना पड़ेगा। इस टैग के अंदर ही हमें उसको लिखना है। तो जो भी पार्ट होता है कोड EJS का, उसको लिखने के लिए हम लोग ये ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के अंदर लिखते हैं। अब यहाँ पर आप सिंपली लिख सकते हैं हेलो। ठीक है, हेलो, इस तरीके से हेलो, ये सिंपल टेक्स्ट हो गया। इसमें इसका कोई भी EJS का इससे लेना देना नहीं है, ये सिंपल टेक्स्ट है, हमारा स्ट्रिंग है, इसलिए इसको हमने किसी भी टैग के अंदर में नहीं लिखा हुआ है। इसको आप चाहें तो HTML के टैग के अंदर लिख सकते हैं, जैसे कि H2 हो गया, इसके अंदर में हेलो लिख दिया, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। बट अभी फिलहाल के लिए चूँकि हमारा सब कुछ H1 के अंदर में है, जैसे कि आप देख सकते हैं H1 यहाँ ओपनिंग है और H1 यहाँ नीचे क्लोजिंग है। तो जो भी लिख रहे हैं वो हम लोग H1 के अंदर में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर मैं डायरेक्टली हेलो लिख देता हूँ, ये भी हमारा H1 के अंदर ही माना जाएगा। तो नेम हमारा यहाँ से आ रहा है, क्योंकि इसमें एक वैल्यू है तो ये वैल्यूएट होकर ट्रू हो जाएगा, और इसके अंदर का कोड हमें एग्जीक्यूट होकर दिखेगा। तो इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करूँ, देखिए हमें हेलो दिखाई देता है। ठीक है, ये एक ही H1 टैग के अंदर में, इसलिए ये न्यू लाइन में नहीं दिखाई देता, बल्कि एक साथ आपको दिखाई दे रहा है। तो इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और मान लीजिए कि ये नेम मुझे यहाँ पर प्रिंट करना है, तो मैं कैसे करूँगा। नेम अगर प्रिंट करना है तो नेम हमारा पार्ट है EJS का, तो आपको ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग यूज़ करना पड़ेगा। अब नेम एक वेरिएबल है, वेरिएबल को डिस्प्ले करने का जो कोड होगा वह इक्वल के साथ आपको इस तरीके से लिखना है। तो इसको कॉपी कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, इसको कर दीजिए सेव। सेव करने के बाद हम लोग इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए आपको दिखाई देगा हेलो सोनम। तो वेरिएबल को प्रिंट करने का अभी भी कोड वही है, एंगल ब्रैकेट परसेंट इक्वल और वेरिएबल का नाम, देन इसको क्लोज कर देना है। तो लिखने का जो तरीका है उसको आपको समझ के रखना है। तो ये हो गया इफ़ में, जहाँ हम लोग सिर्फ वेरिएबल देंगे तो वह किस तरीके से काम करेगा उसके बारे में जानकारी। अभी नीचे आते हैं और थोड़ा सा और देखते हैं। अब मैं आपको इफ़ का ही कंडीशनल कुछ दिखाता हूँ। जैसे इफ़ हम लोग देख रहे हैं, इफ़ लिखा और यहाँ पर आप कंडीशन लिख सकते हैं। कंडीशन कोई भी कंडीशन हो सकता है, आप कंडीशन कंपैरिजन में दे सकते हैं, किसी भी तरीके का कंपैरिजन जो आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़ा होगा इफ़ के साथ, वो सारा आप यहाँ पर परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी ऑपरेटर आपने पढ़ा है। तो ये ओपनिंग हो गया, इफ़ का ओपनिंग, इफ़ कंडीशन विद ओपनिंग, इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो इसके तरीके से क्लोज करना। इसके अंदर आप जो भी कोड लिखेंगे लिख सकते हैं, लेकिन वह एग्जीक्यूट तभी होगा जब ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा। उसी तरीके से आप इफ़ एल्स भी कर सकते हैं, और उसी तरीके से आप इफ़ एल्स इफ़ भी इसमें कर सकते हैं। इसमें एल्स इफ़ अलग अलग लिखना होता है, बहुत लोग इसको एक साथ लिख देते हैं इफ़ एल्स इफ़ को मिलाकर, वैसे नहीं लिखना, अलग अलग लिखना होता है इसमें। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ सभी का एग्जाम्पल क्विकली। यहाँ पर हम लोग इफ़ विथ कंडीशन देखेंगे, इसको ऊपर कर देता हूँ मैं इतना ऊपर। अभी यहाँ पर
लिखने के लिए हम लोगों को ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों लिखना है, मैंने लिख दिया। अब यहाँ पर इफ़ लिखना है, इफ़ और कंडीशन क्या लिखेंगे, कंडीशन मान लीजिए हम लोग लिखते हैं ID इक्वल इक्वल अगर 10 होता है, ID हम लोग अभी पास नहीं किया, हम लोग यहाँ से एक वेरिएबल पास करेंगे ID नाम का, वो यहाँ पर आएगा और हमारा ये कंपेरिजन कंपेयर होगा कि ID में जो वैल्यू आ रहा है वो 10 के इक्वल इक्वल है, अगर है तो उस केस में क्या करना, जो भी करली ओपनिंग एंड करली क्लोजिंग के अंदर में रहेगा वह एग्जीक्यूट होगा। तो करली को ओपन किया, इसको क्लोज भी हमें करना पड़ेगा, तो इसको क्लोज करते हैं कुछ इस तरीके से हम लोग। चलिए ये मैंने क्लोज कर दिया। अभी अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो इसके अंदर का जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा, जैसे कि मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दिस इज़ 10 और इसको सेव कर देते हैं। तो इसमें क्या कहा, ID हमें पास करना पड़ेगा एक वेरिएबल यहाँ से, तो यहाँ पर हम लोग एक वेरिएबल पास करते हैं ID और इसको मैं वैल्यू देता हूँ 10 का। तो ID हमारा यहाँ पर चलाएगा। अब ID इक्वल इक्वल 10 है, हाँ है, तो उस केस में ये कंडीशन हमारा ट्रू होगा और इस इफ़ के अंदर का कोड जो कि दिस इज़ 10 है वो हमें एग्जीक्यूट होकर दिखाई दे। इसको हमने सेव किया, सेव करने के बाद इसको अगर हम लोग रिफ्रेश करें दिस इज़ 10 हमें दिखाई देता है। अगर ID 10 नहीं है उस केस में मान लीजिए ID हम लोग यहाँ से 10 ना पास करके 11 पास करते हैं, इसको सेव किया और इसको रिफ्रेश किया, तो इस केस में क्या होगा, वो हमारा ट्रू होगा नहीं, यानी कि ये जो हमारा है कंडीशन ID अभी 11 हो गया तो 11 इक्वल इक्वल 10 नहीं, ये तो हमारा फॉल्स हो गया, तो इसके अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा और सिंपली कुछ भी ना होकर हमें ये यहाँ कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर ID 10 हो तो दिस इज़ 10 दिखाई दे, और अगर ID 10 ना हो तो उस केस में कुछ दिखाई दे हमें, उस केस के लिए हम लोग यूज़ करते हैं इफ़ एल्स। चलिए इफ़ एल्स यूज़ करके मैं आपको दिखाता हूँ, इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं, यहाँ पर कॉपी किया, इफ़ एल्स यहाँ पर लिख देता हूँ, ये हमारा इफ़ एल्स है। इफ़ एल्स मैं लिख दिया, इफ़ एल्स का ई के बिट स्मॉल कर देता हूँ, इफ़ एल्स। तो इफ़ तक का तो हमने कोड लिखा हो यहाँ पर और हमें एल्स का कोड लिखना था, एल्स हम लोग यहीं पर लिख सकते हैं, एल्स का ओपनिंग और फिर हमें एल्स का क्लोजिंग भी लिखना है। तो यहाँ पर आते हैं और ये हमारा एल्स का क्लोजिंग हो गया, ठीक है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा तो ये इफ़ के अंदर का कोड चलेगा, अगर कंडीशन ट्रू नहीं होता है तो इस केस में एल्स के अंदर का कोड चलेगा और एल्स के अंदर में हम लोग लिख देते हैं दिस इज़ नॉट 10। इसको सेव कर दीजिए। अभी देखिए यहाँ से हम लोग पास करेंगे पहले 10, तो ID अभी 10 है तो यहाँ पर 10 चला आएगा और ID ये मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है, वरना दोनों ही हमें दिखाई देगा। तो चलिए इसको भी कमेंट कर देता हूँ और ये सब कमेंट कर देता हूँ, ये उधर ऊपर सब कमेंट कर देते हैं। तो ऊपर मैंने सब कुछ कमेंट कर दिया। अब इसको समझिए, अगर ID 10 है जो कि है तो ID इक्वल इक्वल 10, तो 10 इक्वल इक्वल 10, इस केस में ये कंडीशन ट्रू होगा और दिस इज़ 10 हमें दिखाई देगा, एल्स हमारा चलेगा नहीं। बस यहीं से हमारा एग्जीक्यूशन इसका समाप्त हो जाएगा। इसको सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो हमें दिस इज़ 10 दिखाई देगा, बहुत बढ़िया। और अगर ID का वैल्यू 10 नहीं होता है, मान लीजिए कि यहाँ पर ID का वैल्यू हम लोग कर देते हैं 11, इसको सेव किया, 11 हो गया तो ID इक्वल इक्वल 10 नहीं, ये हमारा फॉल्स हो जाएगा। ये कंडीशन अगर फॉल्स होता है तो इस इफ़ के अंदर का कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा बल्कि वो एल्स में चला आएगा और हमें दिखाई देगा दिस इज़ नॉट 10। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करिए, देखिए दिस इज़ नॉट 10 हमें दिखाई देता। तो ये इफ़ एल्स हमारा कंडीशन हो गया। अभी अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करना, अभी हमारा एक ही कंडीशन है जो कि हम लोग यहाँ पर लिख रहे हैं इफ़ के साथ, लेकिन अगर मल्टीपल कंडीशन हो तो क्या करना है हम लोग, उसके लिए हम लोग यूज़ करेंगे इफ़ एल्स इफ़। इसको कर देता हूँ कमेंट और यहाँ पर इफ़ एल्स इफ़, तो एक हमने यहाँ पर इफ़ लगाया कि इफ़ ID इक्वल इक्वल 10, अगर ID 10 होता है तो दिस इज़ 10 लिखना, और अगर ID इफ़ एल्स इफ़ अगर ID इक्वल इक्वल 11 होता है तो दिस इज़ 11 लिखना, और अगर 10 भी नहीं है 11 भी नहीं है तो उस केस में फिर से ये एल्स पार्ट में चला आएगा और यहाँ पर हमें इसको क्लोज़ करना पड़ेगा। तो क्लोज़ करने के लिए वही एंगल, ये कर्ली ओपन कर्ली क्लोज, और यहाँ पर लिख देते हैं अदर। इसको सेव कर दीजिए। तो अगर ID 10 है तो दिस इज़ 10 दिखाई देगा, अगर ID 11 है तो दिस इज़ 11 दिखाई देगा, अगर ID 10 भी नहीं है 11 भी नहीं है तो एल्स पार्ट में चलाएगा और अदर दिखने को मिलेगा। तो यहाँ पर हम लोग पहले 10 करके देखेंगे, तो इसको 10 किया, सेव किया, अभी 10 है तो यहाँ पर आएगा कंडीशन चेक होगा ID इक्वल इक्वल 10, तो हाँ ये सही है, दिस इज़ 10 हमें दिखाई देगा और इसके नीचे कोई भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला, बस यहीं पर हमारा खत्म हो जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश किया, देखिए दिस इज़ 10 हमें दिखाई देता है। अब अगर हम लोग ID यहाँ पर वैल्यू 11 कर देते हैं, 11 कर दिया, इसको सेव किया, अब ये यहाँ पर चेक करेगा कि ID इक्वल इक्वल 10 नहीं, ये हमारा कंडीशन फॉल्स, तो इसके अंदर कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ये इस कंडीशन को चेक करेगा ID इक्वल इक्वल 11, हाँ ये ट्रू होगा तो दिस इज़ 11 हमें देखने को मिलेगा। अभी इसको रिफ्रेश करते हैं, दिस इज़ 11 हमें देखने को मिल जाता है।
अब अगर 10 और 11 के अलावा कुछ और नंबर रख देते हैं, जैसे कि मैंने रख दिया इसमें 21, इसको सेव करते हैं। अभी यहाँ पर आएगा और चेक करेगा ID इक्वल 10 नहीं, 21 इक्वल 10 तो नहीं होता, ये फॉल्स होगा, ये नहीं चलेगा, दिस इज 10 नहीं दिखाई देगा। एल्स इफ में चेक करेगा क्या ID इक्वल 11 है, नहीं, ये भी फॉल्स, तो ये भी नहीं दिखाई देगा। फिर ये एल्स बटन चलाएगा और सिंपली अदर हमें देखने को मिलेगा। इसको मैंने सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो अदर देखने को आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया एल्स इफ का कमाल। तो इसको कर देते हैं कमेंट। और बाकी जितने भी इफ़ आपने सीखा है जावास्क्रिप्ट में उन सभी का आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको सभी को दिखा नहीं सकता, लेकिन आपने जो कुछ भी जावास्क्रिप्ट में सीखा वह सब यहाँ पर आप यूज़ कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ दी सिंटेक्स आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, वो आपका वर्क करेगा। इसको मैंने सेव किया और हम लोग आते हैं वापस से PPT में। अब हमारा कॉन्सेप्ट है लूप का। तो लूप में हम लोग पहले फॉर लूप देखेंगे। फॉर लूप में हम लोग ओपनिंग एंड क्लोजिंग जो टैग होता है उसको तो लिखेंगे, साथ में फॉर लिखेंगे। पहले इनिशियल वैल्यू देना है, फिर कंडीशन, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद इफ़ के माफ कीजिएगा फॉर लूप के अंदर जो कुछ भी रहेगा वह लूप होकर आपका एग्जीक्यूट होता रहेगा। फॉर लूप जिस तरीके से अपने काम करना सीखा हुआ है जावास्क्रिप्ट में या फिर बाकी लैंग्वेजेस में, हम लोग यहाँ जावास्क्रिप्ट को ही लेकर चलते हैं, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी वो फॉर लूप काम करेगा। उसी तरीके से आप फॉर इन का यूज़ कर सकते हैं और इसको भी क्लोज करना है। उसी तरीके से वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, अगर आप करना चाहें तो आप फॉर ईच का भी यूज़ कर सकते हैं, और आप डू वाइल का भी यूज़ कर सकते हैं, और बाकी जितने भी फॉर हैं वह सारे के सारे यहाँ पर यूज़ किया जा सकते हैं। मैंने कुछ का लिख दिया हुआ है। आप नेस्टेड करना चाहें तो आप नेस्टेड लूप भी यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, बट मैं आपको नॉर्मली इतना दिखा देता हूँ जिससे आपको एक बेसिक आइडिया मिल जाएगा लूप का। तो हम लोग देखने वाले हैं लूप, जो कि जिसमें कि हमारा पहला है फॉर लूप। तो पहले ओपनिंग और क्लोजिंग टैग ये लिख दीजिए। उसके बाद हम लोग यहाँ पर फॉर लिखेंगे। तो फॉर हमारा कीवर्ड है, ये एज इट इज़ रहेगा। इनिशलाइज करना है तो मैंने आई लिख दिया, 0 से इनिशलाइज किया, ये वायर आई हो गया। फिर कंडीशन लिखना है तो आई लेस देन इक्वल 4 लिखता हूँ मैं, और उसके बाद हम लोग आई प्लस प्लस इंक्रीमेंट ऑपरेटर यहाँ पर यूज़ करते हैं। ये ओपनिंग हो गया फॉर लूप का, कर्ली ओपनिंग। इसको क्लोज भी करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग ओपनिंग टैग क्लोजिंग टैग लिखेंगे और इसको यहाँ पर क्लोज कर देंगे। इसको सेव कर दिया। तो अभी हमने फॉर लूप का अपना कोड लिख दिया हुआ है। अभी फॉर लूप के अंदर हमारा क्या एग्जीक्यूट होगा वो हमें देखना है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर लिख देते हैं हेलो एक बार, पहले अभी के लिए सिर्फ हेलो लिख देता हूँ। अभी देखिएगा ये एग्जीक्यूट कैसे होता है। जब फॉर पहली बार चलेगा तो आई का वैल्यू 0 से इनिशियलाइज होगा, और यहाँ पर चेक किया जाएगा कंडीशन, तो आई लेस देन इक्वल 4, तो 0 इज लेस देन इक्वल 4, हाँ ये कंडीशन ट्रू होगा तो हेलो हमारा चलेगा, और आई का वैल्यू बाय 1 इंक्रीज कर दिया जाएगा। फिर दोबारा से जब चलेगा तो ये इनिशियलाइजेशन एक ही बार काम करता है, दोबारा से काम नहीं करेगा। फिर ये सिंपली चेक करके यहाँ पर, तो आई का वैल्यू पहले 0 था, अब इंक्रीज होने के बाद 1 हो गया, तो 1 लेस देन इक्वल 4 कंडीशन ट्रू है, हाँ ट्रू है, तो हेलो फिर से दिखाई देगा और हमारा वैल्यू इंक्रीज हो जाएगा। अब आई का वैल्यू 2 रहेगा, तो 2 लेस देन इक्वल 4 ट्रू है कंडीशन, तो कंडीशन ट्रू है, तो ये इसका अंदर का कोड एग्जीक्यूट होगा, फिर से हेलो दिखाई देगा। आई का वैल्यू 3 हमारा हो जाएगा, 3 लेस देन इक्वल 4, हाँ कंडीशन अभी भी ट्रू है, तो फिर से हेलो दिखाई देगा, फिर से आई का वैल्यू 4 हो जाएगा। तो 4 लेस देन इक्वल 4 कंडीशन अभी भी ट्रू है, लेस देन नहीं बट इक्वल है 4 के, तो फिर से हमें हेलो दिखाई देगा। अब फिर से आई का वैल्यू हमारा 5 हो जाएगा, तो 5 लेस देन इक्वल 4 नहीं, इधर कंडीशन हमारा फॉल्स हो जाएगा, तो ये लूप भी हमारा बंद हो जाएगा। इसको सेव करते हैं। सेव करने के बाद यहाँ पर अगर हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार दिखाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि हमने यहाँ पर 4 लिखा है बट हमारा वो लूप 5 बार चलता है, क्यों? क्योंकि ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, इसी वजह से। 0 1 2 3 4 5 हो गया, 5 टाइम्स हो गया, 4 तक जाएगा तो 0 से 4 तक जाएगा तो 5 टाइम्स होगा, इसलिए हमें 5 टाइम्स तक हेलो यहाँ पर देखने को मिलता है। अब इसको यहाँ पर भी लिख सकते हैं, जैसे कि आई का वैल्यू अगर मुझे प्रिंट करना है तो उसको कैसे करूँगा मैं? उसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर वेरिएबल प्रिंट करना है, तो वेरिएबल प्रिंट करने का जो सिंटेक्स होता है वो लिखना है, जैसे कि एंगल ब्रैकेट परसेंट इक्वल और इसको क्लोजिंग टैग इस तरीके से, और यहाँ पर आपको सिंपली आई लिखना होता है। इसको सेव कीजिए और इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। आई का जो कि एक वेरिएबल है तो वह डिस्प्ले होगा, इस तरीके से सिंटेक्स लिखना। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हेलो 0, फिर हेलो 1, फिर हेलो 2, फिर हेलो 3, फिर हेलो 4 आपको इस तरीके से दिखाई देता है। इसको और बेहतर बनाते हैं हम लोग, और यहाँ पर हेलो लिखने के बजाय सिर्फ आई को प्रिंट करते हैं। तो ये हेलो हटा देते हैं यहाँ से और सिर्फ आई को प्रिंट करेंगे। सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो ये 0 1 2 3 4 हमें दिखाई देगा। जो आई का वैल्यू हमारा जैसे जैसे इंक्रीज होता है वैसे वैसे हमारा आई का वैल्यू प्रिंट होकर हमें दिखाई देता है। अब यहाँ से मैं एक और डेटा पास करता हूँ, मार्क्स, एक एरे पास करता हूँ, तो आपको एरे का भी आइडिया मिल जाएगा। ये मार्क्स एक कॉट के अंदर में लिखना होता है, तो ये हम लोग लिखेंगे मार्क्स, और मार्क्स क्या क्या होगा यहाँ पर एरे में लिखते हैं
40 है, मान लीजिए 60 है, और 80 है, 70 है, और एक देते हैं 20। बस इतना काफ़ी हो जाएगा। अब चूंकि ये एक एरे है तो आपको पता होगा कि इसका जो इंडेक्स होता है वो 0 होता है, इसका 1, इसका 2, इसका 3 और इसका 4। इसी इंडेक्स का यूज़ करेंगे। अगर मार्क्स मुझे यहाँ पर प्रिंट करना अपने व्यू में तो कैसे करूँगा, लूप के अंदर मैं कर सकता हूँ। कैसे, देखिए यहाँ पर आना है, और चूँकि ये भी मार्क्स क्या है, एक तरह का वेरिएबल ही है, एरे वेरिएबल है आप कह सकते हैं। तो हमें इसको डिस्प्ले करने के लिए भी वही सिंटेक्स यूज़ करना है कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर हम लोग मार्क्स लिखेंगे, तो मार्क्स लिखा। अब मार्क्स 0 पर होगा, हमारा जो भी वैल्यू होगा ये वह 0 पर होगा। तो हमें 0 कहाँ से मिलेगा, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में इस तरीके से लिखना है, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में आई से हमें मिल जाएगा 0। देखिए हमने कुछ देर पहले भी देखा हुआ था, यहाँ पर क्या आएगा वैल्यू हमें 0 1 2 3 4 प्रिंट कर देता है। मार्क्स 0 वेरिएबल में क्या है हमारा है 40, तो हमें 40 दिखाई देगा। उस तरीके से मार्क्स 1 में क्या है 60, तो 60 दिखाई देगा। तो सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे। देखिए 0 में 40, फिर 1 में 60, 2 में 80, 3 में 70 और 4 में 20। इस तरीके से हम लोग एरे को ही डिस्प्ले करना चाहें तो कर सकते हैं अपने व्यू में, वो भी लूप का यूज़ करके। अब ये जो हमारा मार्क्स है, ये जो एरे है, इसी पर मैं सारे लूप्स आपको दिखाता हूँ। पहले हम लोग अभी हमने सिर्फ 4 लूप देखा, अभी मैं आपको 4 इन लूप दिखाता हूँ। 4 इन लूप देखिए ये कैसे काम करता है। ये भी बहुत ही ईजी है, आपको वही एंगल ब्रैकेट %/ क्लोज लिखना है, और यहाँ पर हमारा ये हो जाएगा 4, और इसका जो सिंटेक्स है वो है कॉन्स्ट बनाएंगे की इन मार्क्स। तो मार्क्स में जो की होगा वह ओपनिंग कर्ली, और इसका हमें क्लोजिंग कर्ली भी देना पड़ेगा। तो हमें पहले अपना टैग लिख देना है, और यहाँ पर लिख देना है क्लोजिंग। अब इसके अंदर में जो आपको लिखना है वो लिखिए। तो मैं की आपको डिस्प्ले करके दिखाता हूँ, फिर इस की किसके यूज़ करके इस तरीके से मार्क्स को प्रिंट करेंगे। तो पहले की प्रिंट करके आपको दिखाता हूँ। की क्या एक तरह का वेरिएबल है, तो वेरिएबल प्रिंट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से %= लिखते हैं, ये लिखा, और यहाँ पर सिंपली आपको लिख देना है की। इसको सेव कर दिया, और देखिए हम इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इस वाले को। अभी सिर्फ ये इस की को मैं प्रिंट करूँगा, और इसको रिफ्रेश करेंगे तो कि 0 1 2 3 4 दिखाई देता है। तो इसमें की में क्या है, मार्क्स का जो इंडेक्स होता है वह की में चला आता है, और वो हमें प्रिंट होकर दिखाता है। लेकिन अगर मुझे मार्क्स प्रिंट करना है ये 40 60 80 70 20, तो मैं वह कैसे करूँगा, उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, मार्क्स में की को डाल देंगे, तो ये हमारा काम हो जाएगा। यानी कि अगर हम लोग इसको इस तरीके से लिखते हैं मार्क्स, और इसको स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर में लिख दूँ मैं, तो ये हमें हमारा काम करके देगा। इसको सेव करें, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं। देखिए हमें 0 पे 40, 1 पे 60, 2 पे 80, 3 पे 70 और 4 पे 20 सब कुछ प्रिंट करके दे दे रहा है। तो ये हमारा 4 इन लूप हो गया। अभी 4 ऑफ लूप देखिए, जो कि मैंने शायद आपको पीपीटी में नहीं दिखाया, बट यहाँ पर देख लीजिए। 4 ऑफ लूप के लिए भी हमें वही टैग लिखना है, ओपनिंग टैग लिख दिया, यहाँ पर 4 लिखना है, और इसमें भी हमारा कुछ मिलता जुलता रहेगा इन से, तो कॉन्स्ट लिखना है। यहाँ पर मार्क्स हमारा डायरेक्ट आता है इसमें की के बजाय, यहाँ पर मार्क्स लिख दीजिए, और इसका क्लोजिंग रो लिखेंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लोजिंग लिख देते हैं, ये क्लोजिंग हो गया। अब यहाँ पर हम लोग लिख देंगे सिंपली मार्क्स को मैं प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ। तो ये वेरिएबल है, तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना पड़ेगा। 2 दिन प्रैक्टिस करने से आपको समझ में आ जाएगा। मार्क्स लिखिए, नहीं मार्क्स नहीं, मार्क लिखना है, बिकॉज मार्क्स में जो कुछ भी होगा उसका पहला एलिमेंट मार्क में जाएगा और वो हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा, फिर दूसरा एलिमेंट मार्क में जाएगा, फिर वो हमें प्रिंट होकर दिखाई देगा। तो इसमें इंडेक्स वगैरह का काम नहीं होता, डायरेक्टली ये एलिमेंट्स को ही ले लेता है। तो देखिए कि कैसे ये होगा, हमें दिखाई देगा उसके अंदर का कोड। तो ओके, ये कह रहा है कि मिसिंग कैच फाइनली आफ्टर दिस। ओके, देखते हैं हमने क्या गड़बड़ किया हुआ है। ओके, हमने यहाँ पर ओपनिंग कर्ली नहीं दिया, इसी वजह से वो हमारा मिसमैच हो जा रहा था। इसको सेव किया, अभी सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी हमारा देखिए 40 60 80 70 20 4 ऑफ हमारा काम कर रहा है सही तरीके से। अभी मैं आपको वाइल लूप दिखा दूँ। इसी तरीके से सेम काम करना है, बट वाइल लूप का यूज़ करके। वाइल लूप के लिए पहले %open %close हम लोग दे देते हैं, और यहाँ पर वाइल लिखना है। और वाइल में क्या होता है, आई कंडीशन दे देते हैं, ट्रू ऑलवेज ट्रू नहीं करते हैं, ऑलवेज ट्रू भी आप कर सकते हैं, लेकिन वैसा मैं अभी करना नहीं है। और यहाँ पर 4 दे देता हूँ, और ये ओपनिंग हो जाएगा, और फिर हमें इसका क्लोजिंग लिखना पड़ेगा। क्लोजिंग पहले लिख लेता हूँ, वरना मैं बाद में भूल जाया करता हूँ, तो फिर एरर आ जाता है, जैसे कि अभी पिछली बार आया था। इसको कर दिया मैंने सेव। तो ये वाइल का ओपनिंग हो गया, वाइल का क्लोजिंग हो गया। अब इसके अंदर में आप जो लिखना चाहें लिख सकते हैं। तो इसके अंदर में हम लोग लिखेंगे कुछ खास चीज़ें, जैसे कि एक तो इंक्रीमेंट हमें लिखना होता है इसमें। तो इंक्रीमेंट मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। इंक्रीमेंट लिखने के लिए हम लोग ओपनिंग
क्लोजिंग पहले यूज़ करेंगे और आई प्लस प्लस कर देंगे, तो ये हमारा इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके अलावा और क्या लिखना है, जैसे कि मुझे क्या डिस्प्ले करवाना है, कोई वेरिएबल डिस्प्ले करना है, मान लीजिए मुझे आई ही डिस्प्ले करवाना है, उसके बाद मार्क्स भी डिस्प्ले करवाएंगे जैसे हमने इस लूप में किया बिल्कुल वैसे। इसी में से कॉपी कर लेता हूँ मैं, पहले आई को कॉपी किया और यहाँ पर चिपका देते हैं। देखिए ये हो गया, तो ये हमारा हो गया। लेकिन आई हमने कहीं भी इनिशियलाइज़ नहीं किया, आप देख सकते हैं कहीं इनिशियलाइज किया, तो हम उसको वेरिएबल के रूप में इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ओपनिंग क्लोजिंग लिखना पड़ेगा। ये ओपनिंग क्लोजिंग लिखने के बाद यहाँ पर आप लिखिए वैर आई इक्वल 0 और सेमीकोलन, इसको सेव कर दीजिए। तो हमने यहाँ पर आई का वैल्यू पहले इनिशियलाइज किया, फिर हमने वाइल में इसको यूज़ किया और ये कंडीशन जब तक ट्रू रहेगा तब तक हमारा वाइल चलेगा। तो इसको करते हैं सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करते हैं, तो ये 0 1 2 3 4 हमें दिखाई देता है। इसी के तरीके से हमें मार्क्स भी अगर चाहिए तो मार्क्स भी हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। उसके लिए हम लोग % इक्वल और यहाँ पर मार्क्स, जो हमारे एरे का नाम है वह हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। ये जो मार्क्स है वही नाम हमने लिखा और यहाँ पर सिंपली आई लिख देंगे, तो एक एक हमारे पास जो वैल्यू होगा एरे का वो हमारे पास चलाएगा। तो आई मार्क्स 0 में जो होगा वो आ जाएगा, फिर मार्क्स 1 में, फिर मार्क्स 2, फिर मार्क्स 3, मार्क्स 4। सेव किया, रिफ्रेश, देखिए हमें सब कुछ डेटा दिखाई देता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फॉर ईच, तो हम लोग इसको कर देते हैं कमेंट। और एक लास्ट लूप में आपको मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ फॉर ईच का ई कैपिटल होना चाहिए, वो फॉर ईच लूप हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं। इसको कर देते हैं नीचे। तो पहले ओपनिंग क्लोजिंग लिख देता हूँ मैं, ये हमारा ओपनिंग क्लोजिंग हो गया। और इसका जो सिंटेक्स होता है फॉर ईच का वो होता है, आपको एक एरे देना पड़ता है। तो मार्क्स हमारे यहाँ पर एरे है जो कि यहाँ से हमारा आ रहा है, यहाँ से इस कंट्रोलर से हमारे व्यू के पास होकर आ रहा है, तो ये हमने लिखा। फिर यहाँ पर फॉर ईच लिखिए, फॉर ईच लिख दिया। इसके अंदर में एक कॉल बैक होता है, तो यहाँ पर मैंने लिखा वैल्यू, जो भी वैल्यू रहेगा वह, यहाँ पर एरो और ये ओपनिंग। और इस ओपनिंग के बाद मुझे इसको क्लोज़ करना पड़ेगा एक्चुअली, यहाँ पर % ये लिखना पड़ेगा। और उसके बाद ये हमारा नीचे चला जाएगा ये यहाँ पर, और यहाँ पर हम लोग क्लोज़ कर देंगे। इसको क्लोज़ करने के लिए फिर हम लोग इसको इस तरीके से लिखना पड़ेगा। चलिए बढ़िया, अभी हमारा ये सही तरीके से, अगर सब कुछ ठीक रहा तो हमें वैल्यू मिल जाएगा। हम लोग वैल्यू को डिस्प्ले कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू एक वेरिएबल है तो इसको डिस्प्ले कर लेते हैं वैल्यू। इसलिए इसको सेव किया, यहाँ पर हमें इसको बंद करना पड़ेगा। इसको सेव किया और देखते हैं, देखिए मार्क्स एरे में जो पहला एलिमेंट होगा वो वैल्यू में आएगा और वह वैल्यू हमें दिखाई देगा। फिर दूसरा एलिमेंट जो होगा वो हमें वैल्यू में आएगा, फिर वैल्यू हमें दिखाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं, देखिए हमें सारे वैल्यूज़ यहाँ पर दिखाई देते हैं। ये कुछ इस तरीके से फॉर ईच भी हमारा काम कर रहा है। ये बहुत यूज़फुल है और बहुत ज़्यादा यूज़ होता है EJS में, तो इसको ध्यान में रखिएगा। तो कर देते हैं कमेंट। और अभी एक लास्ट कॉन्सेप्ट मैं आपको इसमें दिखाता हूँ। लास्ट मतलब अभी इस सिंटेक्स के लिए जो कि है फंक्शन कॉल। फंक्शन को आप कैसे कॉल करेंगे, मैं आपको एक बिल्ट इन फंक्शन कॉल करके यहाँ पर दिखा रहा हूँ। तो ओपनिंग क्लोजिंग ये लिखा, और एक बिल्ट इन फंक्शन में आपको दिखाता हूँ वेयर करंट इक्वल, ये वेरिएबल है और इसमें न्यू डेट हम लोग डाल देते हैं। अभी का जो डेट होगा वो हमें ऑब्जेक्ट यहाँ पर मिलेगा और इसी को हम लोग डिस्प्ले कर सकते हैं। इसमें करंट डेटा मिल जाएगा, क्योंकि करंट हमारा एक वेरिएबल, इसको डिस्प्ले करवाना है। तो डिस्प्लेइंग डेटा का सिंटेक्स होता है इक्वल के साथ, तो यहाँ पर आपको लिखना है करंट। तो इससे हमें मिल जाएगा डेट टाइम करंट में, और करंट हम लोग यहाँ पर डिस्प्ले करवा लेते हैं। तो सेव किया, सेव करने के बाद यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए हमें करंट डेट टाइम देखने को मिल जाता है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। इसका एक और मेन कॉन्सेप्ट है EJS का, जो कि इंक्लूड टेम्पलेट को इंक्लूड के सब टेम्पलेट बनाते हैं आप कैसे, और इसको इंक्लूड कैसे करना अपने मेन टेम्पलेट में वो देखना। तो इंक्लूड आर रिलेटिव टू द टेम्पलेट विद द इंक्लूड कॉल। सिंटेक्स का कुछ इस तरीके से होता है, आपको लिखना है एंगल ब्रैकेट % और यहाँ पर डैश लिखना होता है, फिर इंक्लूड और बिटवीन पैरेंथेसिस फाइल का नाम जिसको आपको इंक्लूड करना है, और आप चाहें तो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं। अगर आप किसी फोल्डर के अंदर में अपने फाइल को बनाते हैं तो आपको फोल्डर नाम के साथ उसको लिखना पड़ेगा, पूरा पाथ यहाँ पर देना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पर मैंने यहाँ पर फुटर नाम का एक इंक्लूड बनाया, तो उसको मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है इस तरीके से। माई फोल्डर के अंदर में कोई फुटर है उसको भी इस तरीके से लिखना, और ऑब्जेक्ट कोई पास करना, कोई डेटा पास करना इस फुटर इंक्लूड में, तो वह भी आप कर सकते हैं। बस इसका सिंटेक्स याद रखिएगा कि इंक्लूड जब भी करेंगे आप तो इसका ओपनिंग जो टैग बनेगा वो बनेगा एंगल ब्रैकेट % और डैश, बाकी क्लोजिंग सेम आप इसमें रख सकते हैं। चलिए इसका एग्जांपल दिखाता हूँ क्विकली। एक नया प्रोजेक्ट फोल्डर बनाते हैं और cds डॉट करके इससे 13 से बाहर आते हैं। एक नया फोल्डर क्रिएट करते हैं यहाँ पर ch14, इसके अंदर में एक नया फाइल बनाएंगे app.js, और cd14 के अंदर चलते हैं, cd14 के अंदर और npm init-y
और ये हमें पैकेज रोटेशन क्रिएट करके दे देगा। यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर टाइप लिख देते हैं, टाइप हमारा मॉड्यूल हो जाएगा, ये 6 यूज़ करना है इसीलिए। और यहाँ पर चीज़ें हमें इंस्टॉल करनी है, इंस्टॉल करने के लिए हम लोग यहाँ पर आते हैं और शुरू से मैं आपको एकदम दिखा रहा हूँ। उसको हमने पेस्ट किया, इंटरप्रेस, ये हमारा npm एक्सप्रेस इंस्टॉल होगा, फिर हमें नोडमोन भी इंस्टॉल करना है, तो ये हमारा नोडमोन इंस्टॉल हो गया। उसके बाद हमें EJS भी इंस्टॉल करना है, इसको कॉपी किया और ज़रा ये हो जाए, फिर इसको पेस्ट किया, EJS भी हमने इंस्टॉल कर दिया हुआ। ये सारी चीज़ इंस्टॉल हो गई और कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग कॉपी नहीं करेंगे, हम लोग अपने पुराने प्रोजेक्ट से कॉपी करेंगे। तो इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पर ये हम लोग चेंज कर देते हैं, इसमें डेव हो जाएगा। और ये नोडमोन यहाँ पर ऐप लिख दें, इसको सेव कर दीजिए। चलिए ये हमारा सब कुछ यहाँ पर काम खत्म हो गया, इसको क्लोज कर देते हैं। और हम लोग पुराने वाला अभी जो हमने प्रोजेक्ट देखा था उसी में से कॉपी करेंगे। तो हमें ये सारी चीज़ें चाहिए और ये भी हमें सेट करना है, हमें ये भी सेट करना है। तो ये पूरा का पूरा कॉपी कर लिया और इसमें पेस्ट कर देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। ऐप.js का काम खत्म। उसी तरीके से कंट्रोलर को भी कॉपी करेंगे, रूट को भी कॉपी करेंगे और व्यू को भी कॉपी करेंगे। तो तीनों को कॉपी किया मैंने और इसमें पेस्ट कर देता हूँ, इसमें कर दिया मैंने पेस्ट। बाकी कुछ कोड हमें एडिट करना पड़ेगा, उसको एडिट कर लेंगे। पहले एडिट कर लेते हैं, फिर हमें नया फाइल भी बनाना पड़ेगा। जैसे इसमें हमें इतना सब कुछ तामझाम नहीं चाहिए, तो ये यहाँ से यहाँ तक का मैं हटा देता हूँ और सिंपली बस ये एक रखते हैं। इसकी आवश्यकता पड़ेगी तो यूज़ करेंगे, वरना इसको डिलीट कर देंगे, अभी के लिए रहने देते हैं। तो एक कंट्रोलर हमारा हो गया। उसके बाद हम लोग रूट्स में ये जो हमारा है ये एज इट इज़ रहने देंगे और व्यू में ये सारी चीज़ें हमें नहीं चाहिए, जो हमने यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें कॉपी कर ली हैं। तो यहाँ से ये पूरा H1 जो हमने पहले से देख के रखा है इसको हम लोग यहाँ से कर देते हैं गायब और इसमें सिंपली लिख देते हैं होम पेज। देखिए इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि हम लोग किस तरीके से अपने जो टेम्पलेट फाइल्स हैं उनको सेपरेट कैसे करके रख सकते हैं, जिससे हमारा कोड वेल मेंटेन रहेगा। देखिए क्या कहने का मेरा मतलब है। एक और मैं बनाता हूँ यहाँ पर पेज, व्यू पेज बना ली, एक इंडेक्स पेज बनाया हुआ है, एक अबाउट का पेज बनाते हैं। तो about.ejs ये बनाया, यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं ओपनिंग क्लोजिंग और यहाँ पर H1 ये हमारा हो जाएगा अबाउट पेज। इसको कर दीजिए सेव। कंट्रोलर भी एक बनाना पड़ेगा, तो हम लोग इसी कंट्रोलर को कॉपी कर लेंगे। इसको कंट्रोलर को कॉपी किया और यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट भी कर दिया। इसको नाम हमें चेंज करना पड़ेगा, तो अबाउट कंट्रोलर ये नाम रख दिया। हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ये अबाउट कंट्रोलर, इसको सेव कर देते हैं। ये अबाउट पेज को करेगा रन, रेंडर करेगा। तो हमने ये अबाउट लिख दिया, इसमें इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं, इसको सेव कर दीजिए। और इसमें भी इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको हटा देते हैं। यहाँ से दे सकते हैं आप वैसे, बट इसको यूज़ नहीं करना तो उसको लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हो गया, हमने इसमें ये सारी चीज़ें करके रखी हुई। हमें वेब में आना है और इसके लिए रूट भी बनाना है अबाउट के लिए। इसे कॉपी पेस्ट किया और अबाउट कंट्रोलर, फिर हमें यहाँ से एक रूट डिफाइन करना है। तो यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर अबाउट लिख देता हूँ, अबाउट में जाएगा तो क्या चलेगा अबाउट कंट्रोलर। तो यहाँ पर अबाउट कंट्रोलर होपफुली सबकी समझ में आ रहा होगा, ये हमने काफ़ी बार देखा हुआ है, इसलिए मैं तो ज़्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं कर रहा। अभी क्या होगा, अभी हमारा अगर कोई इसमें हिट करेगा तो होम कंट्रोलर चलेगा और होम कंट्रोलर क्या करेगा, इंडेक्स पेज को रेंडर करेगा, यानी कि आपको होम पेज दिखाई देगा। अगर कोई /अबाउट हिट करता है तो अबाउट कंट्रोलर चलेगा और अबाउट कंट्रोलर अबाउट पेज को रेंडर करके, यानी कि अबाउट पेज आपको दिखना चाहिए। तो इसको सेव करते हैं, इसको रन करके देखते हैं। npm run dev और सब कुछ बढ़िया रहा तो हमें यहाँ पर होम पेज दिखाई देगा। और /अबाउट करेंगे, /अबाउट, तो हमें अबाउट पेज दिखाई देगा। बहुत बढ़िया, चलिए ये तो बढ़िया है। अभी इसमें देखिए कि क्या इशू आ रहा है। इसको इस तरीके से अगर हम लोग स्ट्रक्चर करते हैं तो क्या होगी वह देखिए। मैं एक नेविगेशन भी इसमें बनाता हूँ बिकॉज मुझे इसमें जाकर लिखना पड़ता है, तो वैसे ना लिखना पड़े एक नेविगेशन हम लोग बना लेते हैं। नेविगेशन होम पेज में यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर बनाते हैं, बॉडी के अंदर में रहना है और यहाँ पर सिंपली एक href का ए देंगे। यहाँ पर अगर स्लैश में आता है तो ये हमारा होम होगा। तो मैंने होम लिखा, इसी तरीके से यहाँ पर अबाउट के लिए अबाउट लिख देते हैं और यहाँ पर एक HR दे देता हूँ, हॉरिजॉन्टल लाइन रहेगा। तो इसी को कॉपी करते हैं और अबाउट में ही दे देते हैं, बिकॉज वहाँ भी तो चाहिए। अगर हम लोग अभी सिर्फ इसमें रखेंगे, होम पेज में अगर हमने लिखा हुआ है सिर्फ ये होम पेज में दिखाई देगा। देखिए अबाउट पेज में ये दिखाई नहीं दे रहा, होम में दिखाई देगा। इसको रिफ्रेश किया था मैंने, अभी होम में चल रहा है, देखिए होम में ही हमें दिखाई दे रहा है, बट मुझे अबाउट में भी चाहिए। तो मैं यहाँ आता हूँ अबाउट में और यहाँ पर इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो मुझे ये अबाउट में भी दिखाई देगा। तो मैं यहाँ से स्विच कर सकता हूँ, टैब अप मुझे मिल गया है। तो होम में क्लिक करेंगे तो होम पेज, अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज, होम में क्लिक करेंगे होम पेज, अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट पेज। ठीक है, बढ़िया आ रहा है। तो इसमें क्या इशू है, इसमें इशू ये है कि आप इंडेक्स पेज को देखिए और
आप देखिए अबाउट पेज को, आपको बहुत सारा कोड ऐसा मिलेगा जो कि कॉमन है। यहाँ से यहाँ तक का ये जो पूरा कोड है, ये यहाँ से यहाँ तक का कोड, बॉडी तक का, या फिर यहाँ तक भी आप चले आएँ तो ये पूरा कोड इसमें भी है और इंडेक्स में भी है, अबाउट में भी है और इंडेक्स में भी सेम है, कोई डिफरेंस नहीं है। उस रीज़न नीचे से देखेंगे तो ये 2 कोड यहाँ भी है और ये 2 कोड यहाँ भी है। सिर्फ चेंज क्या, ये एक H1 चेंज है, इसमें अबाउट पेज लिखा हुआ है और इसमें लिखा हुआ है होम पेज, लेकिन बाकी के जो कोड हैं वो सेम है। तो इसको तो हम लोग अलग कर सकते हैं नेविगेशन बनाकर, ये जो कि हमारा नेविगेशन बार है या नेविगेशन टैब आप कह सकते हैं। तो इसको कैसे सेपरेट करना है वही हम लोग देखते हैं कि हमारा कोड वेल मेंटेन रहे और एक जगह पर हम लोग लिखें और बाकी सभी जगह पर उसको बस इंक्लूड करके यूज़ कर सकें। तो धीरे धीरे करते हैं, पहले मैं इस नेविगेशन को आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का जो कोड है उसको हम लोग अभी कट करेंगे, उससे पहले नेविगेशन सेपरेट कैसे करते हैं इसका क्या प्रॉपर तरीका है वो देखिए। तो व्यूज़ के अंदर में एक फोल्डर आप क्रिएट करेंगे पार्शियल नाम से, पार्शियल्स। इसमें पार्शियल्स भी लिखते हैं कुछ लोग लिखते हैं इसको इंक्लूड्स, तो जैसी मर्जी वैसे आप लिख सकते हैं, मैंने पार्शियल्स इसमें लिख दिया हुआ है। अभी पार्शियल्स के अंदर में एक हम लोग फाइल क्रिएट करेंगे नेविगेशन डॉट EJS। तो ये हमारे नेविगेशन का फाइल बनेगा सेपरेट। अब ये जो हम लोग 2 जगह पर लिख रहे थे, ये वाला कोड यहाँ भी और अबाउट में भी, ये 2 जगह लिखने के बजाय एक जगह से कहीं से कट कर लेते हैं और नेविगेशन में यहाँ पर डाल देते हैं, और दूसरी जगह से ये जो हमारा होम पेज है यहाँ से हम लोग इसको डिलीट कर देंगे। तो अभी हमारे होम पेज में भी ये नहीं है और अबाउट पेज में भी नहीं है, दोनों में से कहीं भी नहीं है। अभी हम लोग इसको अगर रिफ्रेश कर दें तो अबाउट पेज में भी ये नहीं है और होम में भी ये हमें नहीं मिलेगा। उस कोड को हमने पूरी तरीके से इस फाइल में सेपरेट कर लिया। अब इस फाइल को हम लोग दोनों में इंक्लूड कर लेंगे, तो दोनों में चलाएगा। देखिए कि कैसे इंक्लूड करना है, ये इंक्लूड का सिंटेक्स क्या है वही हमें मेन देखना है। तो यहाँ पर आना है और इंक्लूड सिंटेक्स है इस तरीके से, % लिखिए, एंगल % लिखना है, देन डैश लिखना है और इसका क्लोजिंग वही जो हम लोग अक्सर लिखते हैं। तो इन दोनों के बीच में इंक्लूड लिखना है, पैरेंथेसिस और फाइल का नाम कि किसको आपको यहाँ पर इंक्लूड करना। जगह भी इसमें मायने रखेगा कि किस जगह पर आप इसको इंक्लूड करना चाहते हैं, इस जगह पर, तो उसी जगह पर आपको इसको लिखना होता है। यहाँ लिखा, और ये हमारा कहाँ पर है, पार्शियल फोल्डर के अंदर में, तो ./partials/navigation.EJS इसको सेव कर दीजिए। अब होम पेज में हमने ये इंक्लूड किया, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो कोड है, यानी कि इस पेज में जो भी कोड है navigation.EJS में, ये पूरा कोड उड़ कर यहाँ पर चलाया। तो अब यहाँ पर हमें ये नेविगेशन मिल जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद होम पेज में देखेंगे तो आपको ये दिख जाएगा, बट अबाउट पेज में अभी भी वो हमने इंक्लूड नहीं किया तो वो हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सिंपली क्या करना है, इसको कॉपी कीजिए और अबाउट पेज में आइए, यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। तो वही सेम जगह पर है, तो हमें पाथ चेंज करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब अबाउट पेज में भी हमारा वह चलाएगा, तो अबाउट पेज में भी अब है और होम पेज में भी, और इसका कोड हमने बस एक जगह पर लिखा हुआ है नेविगेशन में। तो इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि कल को अगर मुझे कोई एक और नया यहाँ पर ऐड करना है तो मुझे सिर्फ एक जगह पर इसी एक फाइल में करना पड़ेगा। जैसे कॉन्टैक्ट मैंने किया और इसको मैं हैज़ रख देता हूँ बिकॉज मैंने रूट क्रिएट नहीं किया हुआ है। तो कॉन्टैक्ट मैंने किया तो मैंने बस यहाँ पर किया, और ये चूँकि यहाँ भी इंक्लूड है और अबाउट पेज में भी इंक्लूड है तो दोनों जगह ही ऑटोमेटिकली चला जाएगा। इसको सेव किया, सेव करने के बाद इसको रिफ्रेश करेंगे, देखिए कॉन्टैक्ट यहाँ भी आ गया, होम पेज में भी और अबाउट पेज में भी आपको कॉन्टैक्ट मिल जाएगा। तो एक जगह पर लिखा और दोनों जगह पर हमारा ऑटोमेटिकली चला जा रहा है। ये वेल मेंटेन्ड हुआ। कल को मुझे हटाना भी होगा तो यहाँ से सिर्फ एक हटाऊँगा और जहाँ जहाँ भी मैंने इसको इंक्लूड किया होगा वहाँ ऑटोमेटिकली ये अपडेट हो जाएगा। तो ये एक बेहतर तरीका है। अब इसको और बेहतर बनाते हैं, जैसे कि ये जो कोड है हमारा ये रिडंडेंट हो रहा है, यहाँ भी सेम है और हमारे अबाउट पेज में भी सेम है और हमारे इंडेक्स पेज में भी ये सेम है। तो इसको हम लोग हटाते हैं। देखिए पार्शियल में एक हम लोग और फाइल क्रिएट करते हैं, इसका नाम रखते हैं header.EJS। ये रखा। अब ये जो हमारा कॉमन सा कोड है यहाँ से बॉडी से लेकर यहाँ ऊपर तक का इसको मैं कट कर देता हूँ। ये मैंने इंडेक्स यानी कि होम पेज से कट किया हुआ और इसको हेडर में डाल देते, इसको सेव कर देते हैं। अभी ये वाला फाइल सिंपली क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पर इंक्लूड कर देंगे। जगह भी मायने रखता है, कहाँ पर करना है वो ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर करना है, तो इसी को मैं एक बार कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और बस यहाँ पर चेंज कर देंगे। ये हमारा नेविगेशन ना होकर हो जाएगा हेडर। इसको कर दीजिए सेव। और इसी तरीके से क्योंकि सेम हेडर हमारा कॉमन था अबाउट में, तो ये इसको पूरे को हटाकर ये वाला पेस्ट कर दीजिए बस। और कुछ करना है नहीं, हेडर इसमें भी आ गया और हेडर आपका इंडेक्स में भी है, बट दोनों का कोड हमने सिर्फ header.js में यहाँ पर लिखा हुआ है। रही बात टाइटल की, तो टाइटल का वो डायनेमिकली पास कर सकते हैं। ये टाइटल आपका डायनेमिकली पास हो जाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा वो। अभी इसको कर देते हैं सेव
और अभी देखिए होम पेज में करेंगे तो होम पेज दिखाई देगा, अबाउट में क्लिक करेंगे तो अबाउट में। आप चाहें तो इसका व्यू पेज देख सकते हैं कि आपको यहाँ सारा कोड दिखाई दे रहा है सही तरीके से होम पेज में। अबाउट पेज में जाते हैं, इसको भी सोर्स करते हैं, देखिए यहाँ पर भी आपको सारे हेडर सही तरीके से और आपका जो नेविगेशन है वह भी आपको सही तरीके से देखने को मिल जाता है। तो ये हो गया इंक्लूड करने का तरीका। इसी तरीके से आप अगर देखेंगे नीचे से ये दो जो हमारा कोड है, इसमें नहीं, ये तो हमारा हेडर, ये जो दो कोड है हमारा क्लोजिंग बॉडी टैग और क्लोजिंग HTML टैग, ये इंडेक्स में भी है और अबाउट में भी। तो इसको भी आप अलग कर सकते हैं। पार्शियल में जाइए, राइट क्लिक कीजिए, न्यू फाइल, और इसका एक बनाइए footer.ejs और इसको फुटर में डाल दीजिए। तो ये दो जो है हमारे, इसको कट करते हैं और इसको फुटर में डाल देते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अभी बस फुटर हमें इंक्लूड करना, तो यहाँ से अबाउट से हटा देता हूँ, ये अब यहाँ रखने की आवश्यकता नहीं है। सिंपली इसको कॉपी करते हैं, किसी एक को कॉपी कर लेते हैं, किसी एक को कॉपी करने से हमारा काम हो जाएगा। इसको कॉपी किया, यहाँ पर पेस्ट किया और यहाँ से बस हमें चेंज कर देना, ये फुटर सेव कर लिया। अब इसी को कॉपी करके अबाउट में डाला हुआ, अभी हम लोग इंडेक्स में डाल देंगे। अगर इंडेक्स में नहीं डालते हैं तो देखिए कि क्या होता है। इसको मैंने सेव किया, इसको रिफ्रेश करते हैं, अबाउट में डाला हुआ तो अबाउट का अगर सोर्स पेज देखेंगे तो देखिए आपको ये दिखाई देगा नीचे फुटर बना हुआ। और अगर आप होम पेज में जाते हैं और इसको अगर व्यू पेज करेंगे देखिए आपको नीचे ये नहीं मिलेगा। इसको इंक्लूड करते हैं ताकि ये हमारा फुटर भी चला है इंडेक्स पेज में भी, यानी कि यहाँ भी। तो यहाँ पर सिंपली इसको इंक्लूड कर देते हैं, इसको सेव किया, अब हमारा ये यहाँ भी चलाएगा। रिफ्रेश करते हैं और व्यू पेज सोर्स, देखिए नीचे हमारा ये क्लोजिंग बॉडी और क्लोजिंग HTML आ गया। तो ये हो गया हमारा इंक्लूड टेम्पलेट या फिर सब टेम्पलेट क्रिएट करके किस तरीके से आप इसको इंक्लूड करेंगे वैसे ऑर्गेनाइज होता है हमारा कोड, सेपरेट होता है और कोड रिडंडेंसी हमारी ख़त्म होती है। अभी जो मेन कंटेंट होगा इस पेज का, होम पेज का, वो आपको यहाँ पर लिखना है और अबाउट पेज का जो मेन कंटेंट होगा आपको यहाँ पर लिखना है। कोड हमारा सेपरेट हो गया, वेल मेंटेन्ड हो गया। अब आप मुझे कहेंगे कि यहाँ पर अगर मैं होम पेज में आता हूँ तो मुझे टाइटल यहाँ डॉक्यूमेंट दिखाई देता है और अबाउट में जाता हूँ तो भी मुझे टाइटल डॉक्यूमेंट दिखाई देता है। तो ये जो टाइटल है मैं डायनेमिकली कैसे चेंज कर सकता हूँ अलग अलग पेजेस के लिए, बिकॉज ये तो हमने यहाँ पर हेडर में लिखा हुआ है ये डॉक्यूमेंट, और ये दोनों में ही इंक्लूड है, इंडेक्स में भी और अबाउट में भी। तो कैसे करेंगे इसको डायनेमिक, हुआ देखिए। पहली बात तो ये समझिए कि ये एक जगह लिखा हुआ सिर्फ कोड में है, लेकिन जब ये रेंडर हो रहा है तो ये इंडेक्स पेज में भी आ रहा है और अबाउट पेज में भी आ रहा है। इसी वजह से यहाँ पर आप देखेंगे तो इसका सोर्स कोड तो होम पेज का देखेंगे तो होम पेज में भी आपको ये पूरा मिल जाएगा सारा कोड, और अगर अबाउट को का होम व्यू पेज सर्च करें तो यहाँ पे आपको सारा कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ एक कोड हमने सेपरेट किया हुआ, लेकिन इंक्लूड ये चूँकि हो रहा है दोनों ही जगह पर ये मौजूद है हेडर, यानी कि ये डॉक्यूमेंट दोनों ही जगह पर मौजूद है। इसको डायनेमिक कैसे करते हैं वो देखिए। उसको डायनेमिक करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कंट्रोलर में यहाँ आएंगे और यहाँ पर चीज़ें पास कर देंगे डायनेमिक तरीके से। देखिए यहाँ पर लिखना टाइटल, और टाइटल क्या होगा हमारा, टाइटल हमारा होगा यहाँ पर होम, तो हमने यहाँ होम लिख दिया। अब इसी तरीके से इसको कॉपी करते हैं और अबाउट में भी पास कर देते हैं। तो यहाँ पर आइए, सेव कर दिया, यहाँ पर टाइटल हमारा अबाउट हो जाएगा तो यहाँ पर अबाउट कर देते हैं, इसको कर दीजिए सेव। ये हो गया। अभी हमें ये जो टाइटल है ये डायनेमिक करना है, तो यहाँ पर हेडर में चूँकि ये जो पूरा कोड है ये कोड कॉपी होकर आता है यहाँ पर, ठीक है। तो अगर मुझे ये डायनेमिक चाहिए तो मैं यहाँ क्या करूँगा, यहाँ पर मैं कर दूँगा इस तरीके से ओपनिंग क्लोजिंग, तो जो कि एक वेरिएबल प्रिंट करना है तो इक्वल लिखना है और टाइटल है तो टाइटल लिख दिया। तो ये मेरा हो गया इंडेक्स पेज का। अब यही चीज़, सिर्फ यही कोड हमें क्या करना होता है, ये कट करके और यहाँ हेडर में डाल देना होता है, ठीक है। और इसको इंक्लूड कर देना है यहाँ पर, इंक्लूड वापस से कर देता हूँ यहाँ पर हेडर। तो जब ये होगा टाइटल रेंडर होम पेज के साथ, तो होम के साथ जो पास हुआ है होम वह दिखाई देगा। जब ये हमारा रेंडर होगा अबाउट पेज के साथ, अबाउट कंट्रोलर से जो पास हुआ है वो हमें दिखाई देगा। तो सेव करते हैं, सेव करने के बाद इसको क्लोज करते हैं, इसको भी क्लोज, और होम में आते हैं। देखिए होम दिखाई देगा टाइटल में, और अबाउट में जाएंगे तो अबाउट दिखाई देगा। तो ये भी आप कर सकते हैं। इसमें से एक और चीज़ इसमें है कि आप जो इंक्लूड करते हैं यहाँ पर, जब इंक्लूड करते हैं यहाँ पर एक एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट भी पास कर सकते हैं, और ये ऑब्जेक्ट आपका जाएगा कहाँ पर, यहाँ हेडर में। तो यहाँ से भी आप ये टाइटल वाला काम कर सकते हैं अगर आप करना चाहें तो। बट अभी के लिए मैं इसको छोड़ देता हूँ, इसको ऐसे रहने देते हैं, इसको सेव कर देते हैं। और ये हमारा टेम्पलेट, इंक्लूड टेम्पलेट यहाँ पर ये समाप्त हो जाता है कॉन्सेप्ट। होपफुली आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।